Assalamu alaikum. Welcome back to this lecture series on advanced web application development. And in our today's lecture, we are going to discuss models in ASP.NET MVC application. So as in our previous lectures, हमने बात की थी कंट्रोलर्स क्या होते हैं और कंट्रोलर्स को क्रिएट कैसे करते हैं हम ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। आफ्टर दैट हमने बात की थी व्यूज़ की और फिर इसके बाद हमने बात की थी राउटिंग कि राउटिंग क्या होती है और हम किसी वेब पेज का व्यू का रूट किस तरह से सेट करते हैं इन एन ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन में। सो इन टूडेज लेक्चर हम MVC डिज़ाइन पैटर्न का थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे विच इज़ about M or modules or models. So let's start. Learning objectives of this lecture. In this lecture, we are discuss. So the learning objectives of this lectures are what. Learning objectives of this lecture includes what are the models in ASP.NET MVC, and then we will discuss how to create and use models in MVC. So first हम बात करेंगे कि models actually होते क्या हैं MVC application में, and then हम इसको with an example हम create करेंगे कि models को create कैसे करते हैं फिर उनको use कैसे करते हैं in Visual Studio. So what are models in ASP.NET MVC? A model stores data that is retrieved according to the commands from controller and displayed in the view. So जैसा कि हमने पहले बात की अपने previous lectures में कि आपकी जो ASP.NET MVC एप्लीकेशन है इसमें आपके पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कंट्रोलर, व्यूज एंड मॉडल्स। और जैसे ही आप या यूज़र कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है HTTP रिक्वेस्ट, वो फॉरवर्ड होती है कंट्रोलर को, एंड कंट्रोलर इन सारी जो रिक्वेस्ट होती है उसको कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है। मैनेज इन द सेंस कि वो रिक्वेस्ट में है क्या, अगर वो कोई व्यू या कोई वेब पेज रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है व्यू को, और वो सिंपली व्यू जनरेट होता है वापस कंट्रोलर के पास जाता है और उसको कंट्रोलर रिस्पॉन्स बैक करता है उस यूज़र को जिसने वो रिक्वेस्ट जनरेट की होती है। सिमिलरली अगर उस रिक्वेस्ट में कोई डाटा रिक्वायर्ड है, वो एक्चुअली वो डाटा डेटाबेस से उठाना है, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है मॉडल को, और मॉडल अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो डेटा है वो डेटाबेस से कलेक्ट करता है, रेंडर करता है और फिर उसको व्यू को पास करता है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, उस डेटा को यूज़ करते हुए व्यू जनरेट होता है। व्यू वो वेब पेज या HTML पेज जनरेट करता है उस डेटा को यूज़ करते हुए, और फिर उस वेब पेज को या HTML पेज को या इन टर्म्स ऑफ MVC उस व्यू को फॉरवर्ड करता है कंट्रोलर को, और फिर कंट्रोलर उस वेब पेज को व्यू करवाता है उस यूज़र को। So that's the complete working of the MVC application. So इसमें हम कंट्रोलर और व्यूज की पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि मॉडल stores data that is retrieved according to the commands from the controller। कि मॉडल वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, जो कि उस कमांड के अकॉर्डिंग रिट्रीव किया गया होता है फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, मॉडल उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है जो कि डाटा उठाया गया है डेटाबेस से, और जो रिक्वेस्ट आई थी कंट्रोलर से उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो डेटा डेटाबेस से उठाया गया उसको अपने अंदर स्टोर करता है। एंड फिर क्या करता है, उस डेटा को जो डेटा अपने अंदर रखे हुए है उसको पास करता है व्यू को, ताकि उस डेटा को यूज करते हुए कोई पर्टिकुलर व्यू या HTML पेज जनरेट किया जा सके। So the models in ASP.NET MVC application are the component
which contains a set of classes that are used to represent the business data. The first one contains a set of classes. वो classes किस लिए होती हैं? That are used to represent the business data, as well as it contains logic to manage the business data. यहाँ पे दो बातें हो रही हैं कि मॉडल्स जो ASP.NET MVC एप्लीकेशन में जो मॉडल्स हैं वो एक्चुअली कंटेन करते हैं या स्टोर करते हैं सेट ऑफ क्लासेस। उन क्लासेस का काम क्या होता है? एक तो जो बिजनेस डेटा है या जो डोमेन डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना अपने अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की कि उसको स्टोर करना अपने अंदर। एंड द सेकंड थिंग, इट कंटेन्स लॉजिक टू मैनेज द डेटा। नंबर वन कि वो डेटा मेंटेन करे अपने अंदर। नंबर टू, अब उस डेटा के साथ मैनिपुलेट कैसे करना है, उसको रिट्रीव कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको पास कैसे करना है व्यू को। सो दैट इज द लॉजिक टू मैनेज द बिजनेस डेटा। सो मॉडल्स in a ASP.NET MVC application are the components which contains a set of classes that are used to represent the business data, as well as it contains logic to manage the business data. Then basically models are business domain specific containers. It is used to interact with the database. So models are the containers that are actually domain specific या business domain specific, means कि जिस पर्पस के लिए, जिस डोमेन के लिए, जिस एरिया के लिए वो एप्लीकेशन बनाई जा रही है उसके लिए एक सेट ऑफ लाइक यू कैन से कि वो कंटेनर्स होते हैं जो कि उस टाइप के, उस बिजनेस के, उस डोमेन स्पेसिफिक डेटा को अपने अंदर कंटेन करते हैं या स्टोर करते हैं। इट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, अगेन वही बात। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक। जैसा कि हमने इस पॉइंट में बात डिस्कस की, वही बात को फर्दर ब्रेक करके यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने बात की कि रिप्रेजेंट द बिजनेस डेटा, वही हमने यहाँ पे कहा कि वो कंटेनर्स होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। देन हमने यहाँ पे बात की थी कि इट आल्सो कंटेन्स क्लासेस टू रिप्रेजेंट द बिजनेस लॉजिक या लॉजिक टू मैनेज द बिजनेस डेटा। सो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, इट कैन आल्सो यूज टू मैनिपुलेट द डेटा टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक। मीन्स कि आप वो जो डेटा उसके पास है उसको व्यू को पास कैसे करना है, वो डेटाबेस से उठाना कैसे है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। सो वो चीज़ें भी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लॉजिक अपने अंदर स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है। Note, it is not mandatory, but it is a good programming practice to store all model related classes within the model folders of the MVC application। अब इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे ही हम एक एग्जांपल के साथ विजुअल स्टूडियो में सारे इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो तब हम देखेंगे कि हम जो मॉडल्स क्लासेस होती हैं वो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है एमवीसी एप्लीकेशन में, उसमें आपको एक फोल्डर नजर आता है मॉडल्स का। जैसे ही आप कोई एमवीसी एप्लीकेशन जनरेट करते हैं उसमें मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, व्यूज एंड कंट्रोलर्स, ये तीनों फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ और फोल्डर्स एंड फाइल्स भी होती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एमवीसी की। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मॉडल्स रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो सारी हम क्रिएट करते हैं मॉडल्स फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया यार इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है, बट ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जो मॉडल रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी मॉडल फोल्डर्स के अंदर क्रिएट करें। So let's move towards the implementation or practical of this topic, models के हम इसको actually implement कैसे करते हैं या models create कैसे करते हैं एक ASP.NET MVC web application में। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक example consider कर रहे हैं। Let us see an example to understand the models in ASP MVC models. So we need to display the employee information in a web page as shown in the given table। आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है जहाँ पे employee details, उसका नाम है या उसका हेडर कह सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपके पास employee ID है, उसका नेम है, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज से रिलेटेड। सो वो हम किसी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो ये डाटा आएगा कहाँ से, इसको रिट्रीव कैसे करना है, और रिट्रीव करके ये डेटा व्यू को कैसे पास करना है, और फिर उस व्यू से
उस डेटा को यूज़ करते हुए वो व्यू कैसे जनरेट होगा और वो ये टेबल किस तरह से शो करवाएगा। ये हमारी आज की एग्जांपल है जो कि हम आज ये कंट्रोलर्स, व्यूज़ एंड मॉडल्स को यूज़ करते हुए एक अपनी आज की एक MVC एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। So for that purpose, let's shift towards Visual Studio. So here we are in Visual Studio 2019. So let's create a project. So इसके लिए हम यहाँ create a new project पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप टेम्पलेट चूज करेंगे, like आप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो हम यहाँ से सी शार्प लैंग्वेजेस में से हम सी शार्प चूज़ करेंगे और यहाँ प्लेटफॉर्म में से हम यहाँ से विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ से टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम यहाँ से वेब को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन एंड पेरेंथेसिस में यहाँ पे है .NET फ्रेमवर्क। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट, और यहाँ आप नेम देंगे अपने प्रोजेक्ट को, लाइक हम मॉडल रिलेटेड आज डिस्कस कर रहे हैं। सो मॉडल्स डेमो। सो उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन चूज़ करेंगे, आप ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना चाह रहे हैं एंड देन यहाँ से फ्रेमवर्क, आप कौन सा .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम यूजिंग दी 4.7.2 which is the latest framework of .NET. So हम इसी को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट एंड देन यहाँ से आप एक्चुअली हम फ्रॉम द वेरी बेसिक और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम ये एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से एम्प्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट इसके कंट्रोलर और व्यूज़ क्रिएट हुए हों तो आप सिंपली यहाँ से MVC को चूज़ करेंगे और क्रिएट कर देंगे। लेकिन हम ये सारी चीज़ें व्यूज़, कंट्रोलर्स और मॉडल्स खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं फॉर अ क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से एम्प्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके साथ ऐड फोल्डर्स एंड कोर रेफरेंसेस में यहाँ से मैं MVC को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि MVC से रिलेटेड जो फोल्डर्स एंड रेफरेंस फाइल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएं। सो उसके बाद क्रिएट, सो हेयर वी हैव क्रिएटेड आवर प्रोजेक्ट विच इज़ मॉडल्स डेमो, और यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर्स फोल्डर है विच इज़ एम्प्टी एंड देन आपके पास मॉडल्स फोल्डर है विच इज़ अगेन एम्प्टी एंड व्यूज़, और यहाँ पे भी आपके पास एक वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल नज़र आ रही है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, कंट्रोलर्स कैसे ऐड करते हैं और फिर व्यूज़ कैसे ऐड करते हैं। सो फ्रॉम फॉर नाउ हम सिंपली यहाँ पे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड एंड देन कंट्रोलर फोल्डर पे आप पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर फर्दर अगर जाएंगे नेक्स्ट तो आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर, और आप कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप MVC5 कंट्रोलर हाइफन एम्प्टी इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड एंड यहाँ आप इसको कंट्रोलर का नाम देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम आ रहा है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, लेकिन हम इसको रखना चाह रहे हैं लाइक होम कंट्रोलर। तो इसको मैं नेम चेंज कर रहा हूँ होम एंड कंट्रोलर लास्ट पे एज इट इज़ एंड देन क्लिक ऑन ऐड। सो हियर यू कैन सी जैसे ही कंट्रोलर क्रिएट हुआ तो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है होम कंट्रोलर .cs, मीन्स जिस नेम का हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है उसकी यहाँ पे .cs सी शार्प फाइल क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मॉडल्स डेमो डॉट कंट्रोलर्स, और मतलब मॉडल्स डेमो जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर, और वो एक्सटेंड क्या कर रहा है, आपकी कंट्रोलर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक इंडेक्स मेथड आ रहा है जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक। सो टिल नाउ हमने डिस्कस किया कि एक ASP.NET MVC एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स को किस तरह से ऐड करते हैं एंड देन जो कि हमने अभी एग्जांपल लेक्चर स्टार्ट में देखी थी कि हम एक एम्प्लॉय डेटा शो करवाना चाहते हैं व्यू के ऊपर या HTML पेज के ऊपर। सो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना ज़रूरी होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा,
ठीक है, एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी होगी जो कि उस डाटा को क्या करे, स्टोर करे, जो कि फिर हम पास करेंगे व्यूज़ को, और व्यूज़ के थ्रू हम फिर उसको डिस्प्ले करवाएंगे वेब पेज के ऊपर। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल ऐड करेंगे। सो लेट्स अगेन शिफ्ट वर्ड्स एमवीसी एप्लीकेशन आवर प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो। सो हेयर वी आर इन विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी कंट्रोलर क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम क्या है होम कंट्रोलर, और यहाँ पे उसकी फाइल भी नज़र आ रही है कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। एंड देन मॉडल ऐड करने के लिए, मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऐड, और फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऑन क्लास। क्या करना है, आप मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से नीचे जाके लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास क्लास, क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्लास विजुअल सी शार्प। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे। मैं इसे नेम दे रहा हूँ, चूँकि हम एम्प्लॉय डेटा के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें इसको नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय एंड डॉट सी एस, एम्प्लॉय डॉट सी एस, और इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, और ये आपके पास एक पब्लिक क्लास एम्प्लॉय क्रिएट हो गई है। और मॉडल्स फोल्डर के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक एम्प्लॉय डॉट सी एस फाइल नज़र आ रही है आपको। अब चूंकि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, हम एम्प्लॉय का जो डेटा है या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम रिकॉर्ड या स्टोर करना चाह रहे हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले हम उस उन प्रॉपर्टीज़ को, एम्प्लॉयज़ की उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, इस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी, और देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट एंड सेट। दीज आर गेटर एंड सेटर्स जो कि यूज़ होते हैं वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन या रिटर्न करवाने के लिए। देन एम्प्लॉय आईडी के साथ हम यहाँ पे और क्या करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। अगेन पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग आई थिंक इट्स स्मॉल, स्ट्रिंग नेम, और अगेन getter and setter। देन एम्प्लॉय आईडी के साथ नेम, और उसके साथ हमने एग्जांपल में क्या देखा था, हम उसका जेंडर, सैलरी एंड उसका एड्रेस। अगेन सिमिलरली हम ये प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे ऐड करेंगे, पब्लिक, और जेंडर के लिए स्ट्रिंग लेंगे हम, स्ट्रिंग जेंडर, और getter and setter। एंड देन हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी सैलरी। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल रिटर्न टाइप एंड सैलरी, एंड गेट करे एंड सेट करे, गेटर एंड सेटर। डेसिमल इज एक्चुअली ए डेटा टाइप जो कि आपने जावा या सी शार्प में शायद ना देखी हो, सॉरी सी प्लस प्लस में, लेकिन सी शार्प में ये एक्चुअली फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। पब्लिक डेसिमल सैलरी, एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हम ऐड करने जा रहे हैं दैट इज एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। पब्लिक एड्रेस, और एक्चुअली इसकी पहले रिटर्न टाइप हम सेट करेंगे विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग और एड्रेस, एंड अगेन यहाँ पे गेट सेट। ऑल सेट। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने क्या किया, मॉडल्स फोल्डर के अंदर हमने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की, और एम्प्लॉय क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे आके इस क्लास के अंदर एम्प्लॉयज़ की वो प्रॉपर्टीज़ या वो एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट किए यहाँ पे। उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम है, और उसका जेंडर एम्प्लॉय का जो है, फिर उसकी सैलरी, और फिर उसका एड्रेस, और इसको हम यहाँ पे गेटर सेटर के थ्रू यहाँ पे इसको वैल्यूज असाइन या इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएंगे।
सो अगर आप इसको गेटर एंड सेटर के बारे में आइडिया नहीं है तो यू कैन लर्न अबाउट दिस कि गेटर एंड सेटर यूज़ किस तरह से करते हैं इन सी शॉप. सो एक्चुअली दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर getter and setter in C sharp. So all done for this employee class या employee model class. इसके बाद हमने मॉडल्स के बारे में दो चीज़ें डिस्कस की थी. नंबर वन कि वो क्या करे, डाटा स्टोर करे. सो एक्चुअली दिस इज द क्लास जो कि क्या करेगी, डाटा को स्टोर करेगी. ठीक है. सो जो कि मीन्स के वो डाटा जो आएगा वो इस क्लास के अंदर इन एट्रीब्यूट्स इन वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा. ठीक है. इसके बाद हमने सेकंड थिंग जो मॉडल्स के बारे में डिस्कस की थी वो था बिजनेस लॉजिक, डोमेन या बिजनेस लॉजिक, जो कि क्या करता है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, उस डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, उस डेटा को पास कैसे करना है एंड सिमिलर चीज़ें. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे, मॉडल क्लास विच इज़ ऑफ यू कैन से वो क्या करेगी, बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगी. सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्लास के ऊपर और इसको नाम देंगे, देते हैं सपोज हम, क्योंकि पहले एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की है तो हम इसको नाम दे देते हैं बिजनेस लॉजिक, या क्या देते हैं इसको, एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक, एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक. एंड देन क्लिक ऑन ऐड. ओके जी. जैसे हमने ये क्रिएट किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स फोल्डर के अंदर employee.cs फाइल जो कि पहले हमने क्रिएट की है और उसके अंदर हमने एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने क्रिएट कर दी हैं. एंड देन उसके बाद एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक क्लास. ठीक है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, जिसमें एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि वो जो बिजनेस डेटा है या वो एम्प्लॉय जो डेटा है वो रिट्रीव कैसे करना है, उसके ऊपर डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने. CRUD मीन्स के क्रिएट, रिट्रीव एंड यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट, मतलब वो डाटा क्रिएट कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, वो डाटा अपडेट करने की जरूरत है तो वो कैसे करना है, या डाटा को CRUD ऑपरेशंस. ठीक है. सो CRUD में हम क्या करते हैं, लाइक C फॉर क्रिएट, D फॉर डिलीट, सॉरी R फॉर रिट्रीव या रीड, और U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट. मीन्स के बिजनेस लॉजिक में हम ये बताते हैं कि डिफरेंट CRUD ऑपरेशन अप्लाई करने हैं तो वो कैसे करने हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बिजनेस लॉजिक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. सो मतलब कि डाटा उठाना कैसे है, डाटा क्रिएट करना कैसे करना है, डाटा अपडेट कैसे करना है या डाटा डिलीट करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं. लेकिन बट ये हमारा चूंकि फर्स्ट लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ मॉडल्स, सो हम यहाँ पे जो डाटा हम ले रहे हैं वो हम हार्ड कोड करने जा रहे हैं. सिंपली इसको हार्ड कोड कर रहे हैं, मतलब वो इसी क्लास के अंदर ही डाटा है, हम डाटाबेस से डाटा नहीं उठाने वाले आज के लेक्चर में. लेकिन अब अगर हम आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे होती है, फिर डेटाबेस से डाटा को मॉडल्स के थ्रू उठाया कैसे जाता है, वो भी हम सीखेंगे. सो बट फॉर नाउ, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आज हम सिर्फ इस क्लास के अंदर डाटा को हार्ड कोड करेंगे. जो डाटा हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं यहाँ पे, मीन्स के डाटा असाइन कर देते हैं, इसको डाटाबेस से नहीं उठाएंगे. सो उसके लिए मैं एक मेथड यहाँ पे बना रहा हूँ, पब्लिक एम्प्लॉय, एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ लाइक गेट एम्प्लॉय डिटेल्स. और वो जो एम्प्लॉय डिटेल्स कलेक्ट करे वो किस बेसिस पे करे, लाइक मैं क्या देता हूँ, उसकी पैरामीटर पास कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी. एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं जी, इसमें हम उस क्लास का क्या करते हैं जी, लाइक पहले यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि here we hard code the data. ठीक है. बट इन लेटर लेक्चर्स वी विल डिस्कस हाउ टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस. सो ये आपने एक मेथड क्रिएट कर दिया है विच इज़ ऑफ नेम ऑफ गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसका हम क्या पास कर रहे हैं, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय. ठीक है. लाइक आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. लाइक आप सिंपल वेरिएबल बनाते हैं लाइक इंट नंबर. ठीक है. और इसको असाइन कर देते हैं लाइक कुछ वैल्यू. ठीक है, लाइक 10 असाइन कर दिया. यहाँ पे क्या, नंबर एक वेरिएबल का नाम है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर.
कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं, कुछ कस्टम डाटा टाइप्स होती हैं। तो ये इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, ये सारी चीज़ क्या है आपके पास, यू नो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं या रिटर्न टाइप्स हैं। और उसके लिए आप वो रिटर्न टाइप लिखते हैं सिंपल। अगर आप मेथड बनाते हैं पब्लिक इंट सम, जो कि क्या करे, दो पैरामीटर ले, इंट ए ले और इंट बी, दो नंबर ले और उनको ऐड करे और रिटर्न क्या करे, ऑब्वियसली एक इंटीजर रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ मेथड बना रहे हैं सम और इसकी रिटर्न टाइप क्या दे रहे हैं, इंटीजर, मतलब वो क्या रिटर्न करेगा। सिमिलरली हम जो यहाँ पे ये मेथड बना रहे हैं पब्लिक गेट एम्प्लॉय डिटेल्स का, वो क्या रिटर्न करेगा, हमें एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। ठीक है, एक्चुअली एम्प्लॉय एक कस्टम डाटा टाइप है जो कि हमने खुद से क्रिएट किया है इन एम्प्लॉय क्लास, अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है, अभी हमने एक क्लास क्रिएट, क्लासेस एक्चुअली क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं या बिल्ट इन या सॉरी कस्टमाइज्ड डाटा टाइप्स होती हैं, कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की है, या इन शॉर्ट हमने एम्प्लॉय की एक डाटा टाइप क्रिएट की है, जो कि क्या है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या एम्प्लॉय आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस। सो ये हमारी एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक जो है, जो हमारा गेट एम्प्लॉय डिटेल्स है, ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, एम्प्लॉय। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, जो एम्प्लॉय हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक एम्प्लॉय, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं एम्प्लॉय, और क्रिएट कैसे किया जाता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, और इसको हम पास क्या कर रहे हैं जी, इसको हम पास कर रहे हैं जी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी एंड सॉरी, इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसके बाद आपके पास है जी नेम, और नेम को हम क्या पास कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं शहजाद, और देन हम क्या कर रहे हैं जी, इसको नेम एम्प्लॉय आईडी हो गया, उसके बाद नेम, और फिर हमने क्या करना है, इसका जेंडर, इसको इसको देना है। एक्चुअली ये जो वेरिएबल नेम्स हैं, ये आप वो वेरिएबल्स नेम है जो कि आपकी इस एम्प्लॉय डेटा टाइप के हैं। या अगर यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाके देखें, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस, सो एक्चुअली हम इनको वैल्यूज देने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि ये एक्सेप्ट करेगा विद द सेट और रिटर्न करेगा विद गेट। ठीक है, सो हम वो चीज़ें यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो एम्प्लॉय आईडी जो आएगी वो वाली जो इस मेथड को पास होगी, वो हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेम, और नेम में हमने पास कर दिया नेम, और जेंडर में हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे दे देते हैं मेल, और इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर के बाद हमारे पास सैलरी है, सैलरी, और इसको हम पास कर रहे हैं सपोज 80,000, और सॉरी दिस इज ऑफ इंटीजर टाइप, सो 80,000। एंड देन हमारे पास एड्रेस एट्रीब्यूट है, और इसका हम पास कर रहे हैं सपोज पाकपतन, और दैट्स इट, यही एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास। और यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, सो हम इस पैरेंथेसिस से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, एम्प्लॉय, सो हम रिटर्न कर रहे हैं एम्प्लॉय। सो दैट्स इट फॉर दिस बिजनेस लॉजिक। सो इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ, मॉडल्स का जो पोर्शन हमने डिस्कस किया है, या फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमने क्या किया, कंट्रोलर फोल्डर में जाके कंट्रोलर क्रिएट किया, होम कंट्रोलर, और उसके अंदर हमने, हमारे पास क्या एक इंडेक्स मेथड है जो कि बाय डिफॉल्ट आया, और वो क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है व्यू। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने क्या किया, मॉडल्स के अंदर जाके मॉडल्स में हमने पहले एम्प्लॉय क्रिएट की, एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की, जो कि क्या कर रही है, सिंपली उसकी डिफरेंट जो एम्प्लॉय है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, या डिफरेंट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने क्रिएट किया, और उसको वैल्यूज़ को गेटर एंड सेटर के थ्रू हम उसको सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बाद हमने क्या किया, बिजनेस लॉजिक क्रिएट किया। बिजनेस लॉजिक एक्चुअली होता क्या मॉडल्स के अंदर, कि वो डाटा को उठाना कैसे, रिट्रीव कैसे करना है, और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं। सो
एक्चुअली इसमें होता यही है बिजनेस लॉजिक के अंदर, लेकिन इस लेक्चर के लिए हमने सिंपली क्या किया है, वो सारी चीज़ें जो भी डाटा हमने उठाना था, जो भी वैल्यूज़ हमने उसको असाइन करनी थी या जो भी करना था, वो हमने सारा कुछ आज इस लेक्चर में हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, हार्ड कोड कर दिया मीन्स कि उसको हमने डाटा खुद से असाइन कर दिया, उसको डाटाबेस से नहीं उठा रहे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, उसके अंदर पब्लिक एक मेथड क्रिएट किया जो कि क्या करेगा, डाटा लेगा या डिटेल्स दिखाएगा ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप। फिर इसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, इस जो ये एम्प्लॉय क्लास थी, ये वाली जो एम्प्लॉय क्लास हमने क्रिएट की है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस लॉजिक के अंदर, ताकि हम उसको वैल्यूज या डाटा जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो असाइन कर सकें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर दिया है एम्प्लॉय आईडी के साथ, जो इसको हम असाइन करेंगे थ्रू दी मेथड, एज ए पैरामीटर पास करेंगे। फिर नेम में हमने नेम सेट कर दिया है, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस। और इसके बाद हमने क्या किया, उसको एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके मॉडल्स के अंदर जो हमने जो दो चीज़ें डिस्कस की थी, कि वो क्या करता है, डाटा स्टोर करता है, और साथ में क्या करता है जी, आपके बिजनेस लॉजिक क्रिएट स्टोर करता है, उसकी क्लासेस स्टोर करता है। सो वो दोनों काम हमने मॉडल पोर्शन के अंदर कर लिए हैं। सो इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हमें कुछ वो डाटा जो हमने एम्प्लॉयज़ या बिजनेस लॉजिक के अंदर हमने किया है उसको यहाँ पे पास करते हैं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक है, सॉरी एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय, जो क्लास हमने क्रिएट की है एम्प्लॉय बिजनेस। सो ये एरर क्यों दे रहा है, एक्चुअली हमें इसे बताना होगा कि हम यस एम्प्लॉय क्यों नहीं ले रहा, ओके एक्चुअली हमें इसे बताना होगा कि हमने वो एम्प्लॉय की क्लास जो है वो कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम क्या इस मॉडल्स का एड्रेस देंगे उसे। ठीक है, या हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजिंग, पहले हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे मॉडल्स डेमो, और फिर किस फोल्डर के अंदर वो चीज़ पड़ी है जिसको हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो मॉडल्स फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वरना वो एरर देगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यूजिंग मॉडल्स डेमो डॉट मॉडल्स एंड सेमीकोलन। सो अब यहाँ पे अगर हम इस एक्शन मेथड के अंदर जाएं तो यहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं, एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक का क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक हम क्या देते हैं, एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक इज इक्वल टू न्यू, क्या करना है, जैसा कि आपको आइडिया होगा कि एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, सो यहाँ हमने क्या किया है, हमने जो एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक क्लास क्रिएट की है, ठीक है, यहाँ पे उसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम्प्लॉय बीएल, और ये सिंटैक्स है जैसा कि आपको आइडिया होगा सी प्लस प्लस में या जावा में या सी शॉप में आपने पढ़ा होगा कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम, उसके बाद जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो, उसके बाद न्यू और एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक और पेरेंथेसिस। इसके बाद हमने क्या करना है, ये पास करना है हमने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ताकि वहाँ से वो डाटा ले और उसको क्या करे, एम्प्लॉय को पास करे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास का हम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक है उसके जो आपके पास मेथड है डिटेल्स का, वहाँ से मेथड वैल्यूज ले और उसको किसको पास करे, इस एम्प्लॉय को पास करे। ठीक है, सो यहाँ पे ये एरर दे रहा है गेट एम्प्लॉयज मेथड। क्यों एरर दे रहा है जी, चलते हैं एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक में और यहाँ पे देखते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, पब्लिक एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, और यहाँ पे हम इसको एक पैरामीटर पास कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। सो यहाँ पे हम इसको कोई आईडी पास कर देते हैं लाइक 101। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल सेट। सो ये था मॉडल से रिलेटेड। पहले हमने क्या किया, कंट्रोलर क्रिएट किया, फिर मॉडल के अंदर जाके हमने दो मॉडल क्लासेस क्रिएट की, एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की, फिर उस बिजनेस लॉजिक क्रिएट की। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने क्या किया, हमने उसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिएट की, और फिर बिजनेस लॉजिक के अंदर जाके हमने वो डाटा रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से, लेकिन यहाँ पे हमने वो डाटा को हार्ड कोड कर दिया, एक मेथड क्रिएट किया जो कि इस डाटा को यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा है, रिटर्न कर रहे हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और ये हमने कंट्रोलर के अंदर फिर जाके क्या किया, बिजनेस लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
और एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको जो गेट एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड था उसको पास कर दिया विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक के ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, और यहाँ पे हमने उस मेथड को एक एम्प्लॉय आईडी पास कर दी है। सो दिस इज अबाउट मॉडल्स इन ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन। सो अभी तक हमने बात की कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं एक MVC एप्लीकेशन में, और फिर हमने बात की कि मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं और मॉडल को डाटा पास कैसे करते हैं। बट इन दिस लेक्चर हमने बात की कि मॉडल्स को हमने डाटा रिट्रीव नहीं किया डेटाबेस से, बल्कि उसको हमने हार्ड कोड कर दिया। अब वो डाटा हमने व्यू को कैसे पास करना है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ताकि वो जो डाटा है मॉडल डाटा उसको HTML पेज को पास किया जा सके और वो जो डाटा है वो एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले किया जा सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये डाटा व्यूज़ को कैसे पास करते हैं। एक्चुअली व्यूज़ को डाटा पास करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं या डिफरेंट अप्रोचेज हैं। सो अब अपने आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊँ हमारे पास डाटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास व्यू डाटा है, व्यू को पास करने के लिए मॉडल से डाटा लेके व्यू को पास करने के लिए आपके पास व्यू डाटा है, व्यू बैग है, या टेम्प डाटा है, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं टेम्प डाटा। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और हमने जो आज तक अभी तक काम किया है प्रीवियस सारा यही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जस्ट ये व्यूज़ के डिफरेंट मेथड्स को या डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हुए ये डाटा मॉडल से लेंगे और व्यू को पास करेंगे और उसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।